क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप यूरिया, डीएपी या पोटाश का कट्टा अपने खेत में बिखेरते हैं, तो उस दाने के साथ असल में क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेजान सा दिखने वाला खाद का दाना पौधे के अंदर जाकर उसे हरा भरा कैसे बना देता है? हम किसान भाई हजारों रुपए खर्च करके खाद लाते हैं, पसीना बहाकर उसे खेत में डालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उस खाद का 70% हिस्सा पौधा खा ही नहीं पाता? वो या तो जमीन में पत्थर बन जाता है, या हवा में उड़ जाता है, या पानी के साथ बहकर पाताल में चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जमीन के अंदर उस अंधेरे में ऐसी कौन सी रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं जो हमारी आंखों से ओझल है? नाइट्रोजन पौधे के अंदर कितनी तेजी से दौड़ता है? फास्फोरस क्यों 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलता? और पोटाश कैसे पौधे की नसों में खून बनकर दौड़ता है? आज के इस वीडियो में हम तुक्केबाजी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे शुद्ध विज्ञान की। आज हम मिट्टी के कण कण का ऑपरेशन करेंगे और जानेंगे कि आपकी फसल असल में भोजन कैसे उठाती है। अगर आप इस गहरे विज्ञान को समझ गए तो वादा है मेरा, आप खाद का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने देंगे। नमस्कार किसान दोस्तों, आप हमारी पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं मिट्टी के अंदर का ये अद्भुत सफर। सबसे पहले हमें उस मंच को समझना होगा जहां ये पूरा खेल खेला जाता है, और वो है हमारी मिट्टी। हमारी मिट्टी सिर्फ धूल या कीचड़ नहीं है। विज्ञान की नज़र में मिट्टी एक बहुत बड़ा रासायनिक कारखाना है। मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं, जिन्हें क्ले पार्टिकल्स कहते हैं, उन पर कुदरती तौर पर नेगेटिव चार्ज होता है। आसान भाषा में समझें तो मिट्टी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है, जो केवल उन चीजों को अपनी तरफ खींचती है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही बात तय करेगी कि आपका डाला हुआ खाद पौधे को मिलेगा या बर्बाद होगा। अब आते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे चंचल खिलाड़ी पर, जिसका नाम है नाइट्रोजन, जिसे हम और आप यूरिया के नाम से जानते हैं। जब आप यूरिया का सफेद दाना खेत में फेंकते हैं, तो क्या पौधा उसे तुरंत खा लेता है? जी नहीं, पौधा यूरिया को सीधे तौर पर नहीं खा सकता। यूरिया एक एमाइड फॉर्म है। जैसे ही यूरिया का दाना जमीन पर गिरता है, उसे सबसे पहले नमी चाहिए होती है। पानी के संपर्क में आते ही मिट्टी में मौजूद एक विशेष एंजाइम, जिसे यूरिएज कहते हैं, वो जाग जाता है। ये एंजाइम यूरिया को तोड़ना शुरू करता है। अगर मौसम गर्म है तो 24 से 48 घंटे के अंदर यूरिया बदलकर अमोनियम बन जाता है। अब विज्ञान का चमत्कार देखिए। अमोनियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारी मिट्टी नेगेटिव चार्ज वाली है, इसलिए मिट्टी के कण अमोनियम को तुरंत अपनी तरफ खींच लेते हैं और चिपका लेते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पौधा अमोनियम को कम मात्रा में लेता है, उसे चाहिए नाइट्रेट। अब मिट्टी में मौजूद लाखों करोड़ों बैक्टीरिया काम पर लग जाते हैं। वे इस अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 दिन का समय लग जाता है। नाइट्रोजन पौधे के अंदर जाकर क्या करता है? नाइट्रोजन पौधे का इंजन है। पौधे का हरा रंग, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो नाइट्रोजन से ही बनता है। ये क्लोरोफिल ही सूरज की रोशनी को सोखकर पौधे के लिए रोटी बनाता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड बनाता है, जिससे प्रोटीन बनता है। इसीलिए यूरिया डालने के तीसरे या चौथे दिन आपको फसल अचानक गहरी हरी और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे लीचिंग कहते हैं। जब अमोनियम बदलकर नाइट्रेट बन जाता है, तो नाइट्रेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मिट्टी भी नेगेटिव है और नाइट्रेट भी नेगेटिव है। विज्ञान का नियम है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं, इसलिए मिट्टी नाइट्रेट को पकड़ नहीं पाती। अब अगर आपने खेत में ज्यादा पानी लगा दिया, तो ये नाइट्रेट पानी में घुलकर पानी के साथ बहता हुआ जड़ों की पहुंच से दूर जमीन में नीचे चला जाएगा। इसे ही लीचिंग कहते हैं। नाइट्रोजन पौधे में मास फ्लो के जरिए घुसता है, यानी जैसे हम बस में बैठकर सफर करते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन पानी में बैठकर जड़ों के अंदर घुस जाता है। उसे जड़ों तक जाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो पानी के बहाव के साथ अपने आप खिंचा चला आता है। इसीलिए इसका असर सबसे तेज दिखता है, लेकिन ये बर्बाद भी सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण तत्व की, जो है फास्फोरस, जिसे हम डीएपी या एसएसपी के जरिए देते हैं। फास्फोरस की कहानी नाइट्रोजन से बिल्कुल उल्टी है। अगर नाइट्रोजन खरगोश है, तो फास्फोरस कछुआ है। ये बहुत आलसी तत्व है। वैज्ञानिक कहते हैं कि फास्फोरस जमीन में इमोबाइल यानी अचल होता है। ये अपनी जगह से मुश्किल से 1 या 2 इंच ही हिल पाता है। फास्फोरस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है फिक्सेशन, यानी लॉक हो जाना। जैसे ही आप डीएपी का दाना डालते हैं, वो घुलता है, लेकिन घुलते ही मिट्टी में मौजूद दूसरे तत्व उसे जकड़ लेते हैं। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है, तो लोहा और एल्यूमिनियम इसे पकड़ लेते हैं, और अगर मिट्टी क्षारीय है, तो कैल्शियम इसे पकड़कर पत्थर जैसा बना देता है। हैरानी की बात यह है कि आप जो डीएपी डालते हैं, उसका केवल 20 से 25% हिस्सा ही पौधे को मिलता है। बाकी 75% जमीन में फिक्स हो जाता है। तो फिर ये पौधा इसे खाता कैसे है? चूंकि फास्फोरस पानी के साथ बहकर जड़ों तक नहीं आता, इसलिए जड़ों को खुद चलकर फास्फोरस तक जाना पड़ता है। इसे रूट इंटरसेप्शन कहते हैं। पौधे की जड़ें फास्फोरस को खोजने के लिए मिट्टी में जाल बिछाती हैं। जब जड़ किसी फास्फोरस के कण से टकराती है, तभी वो इसे सोख पाती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक हमेशा सलाह देते हैं कि डीएपी को हमेशा बुवाई के समय बीज के नीचे ही डालना चाहिए। अगर आप खड़ी फसल में ऊपर से डीएपी फेंकेंगे, तो वो ऊपर ही पड़ा रह जाएगा और जड़ों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फास्फोरस चल नहीं सकता। फास्फोरस का काम क्या है? ये पौधे की बैटरी है। सूरज से जो ऊर्जा पौधा बनाता है, उसे जमा करने और ट्रांसफर करने का काम फास्फोरस का है। जड़ों का विकास करना, तने को सख्त बनाना और दाने में वजन भरना, ये सब फास्फोरस के बिना नामुमकिन है। ये पौधे को शुरुआती ताकत देता है। अब आते हैं तीसरे हीरो पर, जो है पोटाश।
पोटाश को अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये पौधे का ट्रैफिक पुलिस और डॉक्टर दोनों है। नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है। लेकिन पोटाश किसी ढांचे का हिस्सा नहीं बनता। ये पौधे के खून में, जिसे हम सैप कहते हैं, उसमें एक फ्री आयन के रूप में तैरता रहता है। पोटाश का सबसे बड़ा काम है पानी का मैनेजमेंट। पत्तियों के नीचे छोटे छोटे करोड़ों छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। पौधा इन्हीं छेदों से सांस लेता है और पानी उड़ाता है। पोटाश इन छेदों का चौकीदार है। जब धूप तेज होती है तो पोटाश इन छेदों को बंद करवा देता है, ताकि पौधे का पानी भाप बनकर ना उड़े। इसीलिए जिस खेत में पोटाश की कमी होती है, वहां सूखे का असर सबसे पहले दिखता है। पौधे जल्दी मुरझा जाते हैं। इसके अलावा पोटाश एक ट्रांसपोर्टर है। पत्तियों में जो खाना बनता है, उसे फल, फूल या दाने तक पहुंचाने का काम पोटाश ही करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गेहूं, धान या फल चमकदार हो, उसका आकार बड़ा हो और उसमें वजन हो, तो ये काम नाइट्रोजन नहीं, पोटाश करेगा। ये पौधे की बीमारी से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है। पोटाश पौधे की बाहरी दीवार को इतना सख्त बना देता है कि कीड़े और फंगस आसानी से हमला नहीं कर पाते। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, जिस पर किसान अक्सर ध्यान नहीं देते, ये सब काम कितने दिन में होता है? यूरिया यानी नाइट्रोजन सबसे तेज है। नमी मिलते ही 24 घंटे में काम शुरू और 3 से 4 दिन में पूरा असर। लेकिन ये टिकता कम है। 15 से 20 दिन बाद इसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए यूरिया को हमेशा किश्तों में देना चाहिए। डीएपी यानी फास्फोरस धीमा है। इसे घुलने और पौधे को मिलने लायक बनने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लंबे समय तक मिट्टी में रहता है। एक बार डाला गया फास्फोरस पूरी फसल के दौरान यानी 3 से 4 महीने तक धीरे धीरे मिलता रहता है। पोटाश इन दोनों के बीच का है। ये 4 से 7 दिन में काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी में लगभग 30 से 40 दिन तक सक्रिय रहता है। लेकिन दोस्तों, एक गुप्त बात और है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो है पौधे की सांस। पौधा अपनी ऊर्जा खर्च करके भी खाना खाता है। नाइट्रोजन तो पानी के साथ मुफ्त में अंदर चला जाता है, लेकिन फास्फोरस और पोटाश जैसे भारी तत्वों को अंदर खींचने के लिए पौधे को अपनी ताकत लगानी पड़ती है, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके लिए जड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर आप खेत को पानी से लबालब भर देंगे और मिट्टी में हवा नहीं रहेगी, तो जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी। जब जड़ें सांस नहीं लेंगी, तो उनके पास ऊर्जा नहीं होगी और वो खाद को खींच नहीं पाएंगी। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि ज्यादा पानी भरे हुए खेत में फसल पीली पड़ जाती है, भले ही आपने कितनी भी खाद क्यों ना डाली हो, क्योंकि बिना हवा के जड़ें काम करना बंद कर देती हैं। तो इस पूरी लंबी वैज्ञानिक चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि खेती एक संतुलन का नाम है। यूरिया को थोड़ा थोड़ा करके दें, ताकि वो लीचिंग से बर्बाद ना हो। डीएपी और फास्फोरस को हमेशा जड़ क्षेत्र यानी जमीन के नीचे दें, क्योंकि वो चल नहीं सकता। और पोटाश को दाना बनते समय जरूर दें, ताकि आपकी उपज का वजन और चमक बढ़े। साथ ही खेत में नमी तो रखें, लेकिन उसे दलदल ना बनाएं, ताकि जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे। मिट्टी के नीचे की ये दुनिया बहुत अद्भुत है और बहुत जटिल भी, लेकिन जब हम विज्ञान को समझ लेते हैं तो ये आसान हो जाती है। एक समझदार किसान वही है जो खाद के कट्टे से ज्यादा खाद के विज्ञान पर भरोसा करता है। साथ ही किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए अपने खेत का ख्याल रखें, विज्ञान को अपनाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।